स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आप लोगों को 3 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों ने अगर तीनों ही वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ली। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, इससे पहले जो हम टॉपिक की बात कर रहे थे, इससे पहले वीडियो में जो हमने आखिरी टॉपिक समझा था, उसमें हमने समझा था कि भाई कोई भी इतिहासकार किसी भी साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उस समय उनको किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना होता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो साहित्यिक ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और उसका निर्माण, मतलब उसका प्रयोग जो है इतिहास के निर्माण में करते हैं। आज हम उसके आगे का जो टॉपिक है उसकी हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि महाभारत की भाषा क्या है और उसकी विषय वस्तु क्या है। सबसे पहले तो भाषा की हम बात कर लेते हैं कि भाई महाभारत किस भाषा में लिखी गई है। देखिए, अगर हम महाभारत की भाषा की बात करें ना भाई, तो महाभारत ना बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई है, अनेक भाषाओं में इसकी रचना की गई है। ठीक है, लेकिन इसकी जो मूल भाषा है वो संस्कृत ही है। ठीक है, संस्कृत में ही सबसे पहले ये महाभारत जो ग्रंथ है वो लिखी गई थी। अब विषय वस्तु की बात कर लेते हैं भाई। विषय वस्तु का मतलब क्या है? देखिए, विषय वस्तु का मतलब है कि इसमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, इसका मेन विषय वस्तु क्या है, यानी किन चीज़ों का मेन वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए, इसके विषय वस्तु को इतिहासकारों ने क्या किया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 2 भागों में। एक तो है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। दोबारा बोलूंगा, आख्यान और उपदेशात्मक। अब देखिए, ये आख्यान और उपदेशात्मक का मतलब क्या है? देखिए, महाभारत का जो पहला भाग मैंने विषय वस्तु का पता है वो आख्यान यानी कि कहानियों का वर्णन। आख्यान वाले भाग में क्या किया गया है, जितनी भी महाभारत में कहानियां हैं उसका वर्णन आख्यान वाले भाग में किया गया है। अब दूसरी तरफ हम उपदेशात्मक अंश की बात कर लेते हैं। उपदेशात्मक भाग की बात करें तो इसमें उपदेश देने वाली जो बातें हैं, है ना, सामाजिक आचार विचार के जो मानदंड थे, यानी कि जो नियम थे, उसका चित्रण किया गया है। पुराने समय में जो भी महाभारत के समय काल में जो भी उपदेश दिए गए थे उसका वर्णन उपदेशात्मक अंश में किया गया। सिंपल से आप ये समझ ले। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन को उपदेश दिया था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था ना। कुरुक्षेत्र, आपको पता है कुरुक्षेत्र जो है वहाँ पे युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में क्या था कि वहाँ पे जब युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को बहुत सारे उपदेश दिए, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से उपदेशात्मक अंश कह सकते हैं। और जो श्रीमद् भगवद गीता है वो भी महाभारत का एक उपदेशात्मक अंश ही माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप महाभारत के विषय वस्तु में बताएंगे। गाइस, अब हम बात करते हैं महाभारत के लेखक के बारे में कि क्या महाभारत का केवल एक लेखक है। जैसे कि शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि महाभारत का जो लेखक है वो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लेखकों के बारे में आपको बताने होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई महाभारत की जो रचना है ना वो अनेक लोगों ने या अनेक लेखक इसके माने जाते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले यहाँ पे हम मूल कथा की रचना की बात कर लेते हैं, यानी कि जिसने रचना शुरुआत की होगी। तो उसमें हम बात करते हैं भाट सारथी की। किसका नाम बताएंगे? भाट सारथी का। अब ये भाट सारथी थे कौन? तो देखो यार, ये भाट सारथी एक सूत थे, सूत कहा जाता था इनको। यानी कि ये क्या करते थे, रथ चलाने का काम किया करते थे। जब युद्ध होता था तो युद्ध में जो राजा महाराजा है रथ पे बैठे हुए, ये रथ को चला रहे, और युद्ध में जो भी घटनाएं होती थी ना उसके ऊपर ही क्या करते थे, युद्ध क्षेत्र से आने के बाद उसके ऊपर कहानियां लिखते थे, कविताएं लिखा करते थे। तो इस तरीके से महाभारत की जो रचना है वो शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ, लगभग ये आरंभिक चरण हो गया ये, तो भाई पहला चरण ही है। दूसरा हम बताएंगे यहाँ पे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, इस ग्रंथ पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, और इसको आगे लिखना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ भी आप बता सकते हैं कि ब्राह्मणों का एक तरीके से अधिकार हो गया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया इस ग्रंथ को। उसके बाद 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का डेटा आप बताएंगे। ये क्या था, एक तरीके से महाभारत की रचना का एक अगला चरण माना जाता है, नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें क्या हुआ भाई, ये आपको पता है कि ये 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी का जो समय काल है ना, ये वही समय काल है जब भारत में विष्णु देव की आराधना शुरू हो गई थी। और आपको पता है कि विष्णु देव जो कि कृष्ण के अवतार में गए थे महाभारत काल में, आपको पता है कृष्ण के अवतार में थे और एक तरीके से प्रमुख नायक बन के उभर के सामने आए थे। महाभारत के नायक कौन है, हीरो कौन थे? श्री कृष्ण ही थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे तीसरे पॉइंट में बता सकते हैं। हम चौथे पॉइंट की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई 200 ईस्वी से 400 ईस्वी में क्या होता है, महाभारत में ना मनुस्मृति से बहुत सारे श्लोकों का चयन किया जाता है। यानी कि बहुत सारे जो श्लोक हैं मनुस्मृति के, जो उपदेशात्मक श्लोक थे, उपदेश देने वाली जो बातें थी,
उसको क्या किया, मनुस्मृति से उठा के महाभारत में डाल दिया गया। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यार शुरू में क्या था कि महाभारत में केवल 10,000 श्लोक ही थे, मतलब छोटा ग्रंथ था काफ़ी ये। लेकिन जब मनुस्मृति से बहुत सारे श्लोकों को इसमें डाला गया तो अब महाभारत एक विशालकाय ग्रंथ बन गया। इसकी जो टोटल श्लोकों की संख्या हो गई वो 1 लाख से भी अधिक हो गई और एक विशालकाय ग्रंथ बन गया। अब हम बात करते हैं मेन रचनाकार कौन है। तो साहित्यिक परंपरा जो है उसमें महर्षि वेद व्यास को, या सीधा सिंपल आप ऋषि व्यास को बता सकते हैं, ठीक है, ऋषि व्यास नाम लिख सकते हैं। तो महर्षि वेद व्यास को महाभारत का रचनाकार माना जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लेखकों के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आते कि महाभारत का लेखक कौन है तो आप महर्षि वेद व्यास का ही नाम बताएं, ठीक है, उन्हीं को महाभारत का रचनाकार माना गया है। गाइस अब हम बात करने वाले हैं वीवी लाल के बारे में। तो देखिए वीवी लाल थे कौन, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वीवी लाल एक पुरातत्वविद है और इन्होंने क्या किया था 1951 से 52 के दौरान जो मेरठ जिला है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है हस्तिनापुर, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, खुदाई की थी, मतलब खनन कार्य किया था और महाभारत के काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश उन्होंने की थी। अब जब उन्होंने वहाँ पे खनन कार्य किया तो क्या हुआ कि उनको आबादी के 5 स्तर के साक्ष्यों के बारे में जानकारी मिली, मतलब बताया था उन्होंने आबादी के जो अलग अलग समय काल की जो जानकारी है उसके बारे में उन्होंने दी थी, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा और तीसरा स्तर है हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें से अगर हम दूसरे स्तर की बात करें तो इसका जो समय काल निर्धारित किया है, जो आबादी का यानी कि लोगों के रहने का जो दूसरे स्तर का जो साक्ष्य मिला है वो लगभग कब की है, 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। और इस समय के घरों के बारे में ये जानकारी मिली है कि भाई जो घर थे वो कहीं ना कहीं मतलब निश्चित परियोजना के अनुसार नहीं बसाए गए थे, घरों की कोई निश्चित परियोजनाएं नहीं मिली है। लेकिन जो घर की जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी और जो ईंटें थी, जो भी ईंटें इस्तेमाल में लाए गए थे वो भी मिट्टी की बनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम घर के छत की बात करें तो छत जो थे वो सरकंडे के पौधे से बनाए गए थे। जैसे कि आप अगर ग्रामीण इलाके में अभी भी जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है कि सरकंडे से ही झोपड़ी वगैरह तैयार किया जाता है, सरकंडे के पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके दीवार पे क्या किया गया था, मिट्टी का प्लस्तर भी, सरकंडे के ऊपर मिट्टी का प्लस्तर चढ़ाया गया था। इस तरीके से मकानों को बनाया गया था। अब हम बात करते हैं आबादी के तीसरे स्तर के बारे में, तो ये लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है। इस समय के जो घर थे वो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के बनाए गए थे और घरों से गंदे पानियों को निकालने के लिए, नगरों से गंदे पानियों को निकालने के लिए नियोजित जल निकासी प्रणाली या फिर कह सकते हैं कि भाई नालियों का निर्माण उन्होंने कर रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वीवी लाल ने जानकारियाँ दी है। ऊपर से जो चीज़ें मैंने आपको बताया वहाँ से कई बार 1 नंबर में क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। वैसे अब हम बात करते हैं क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, आखिरी टॉपिक है। इसके बाद भी एक टॉपिक और मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा जो कि लॉजिकल क्वेश्चन है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। सबसे पहले आपको समझना है कि गतिशील का मतलब होता क्या है। देखिए गतिशील का मतलब है जो लगातार चलता रहे, जिसमें कोई रुकावट ना आए, है ना। मतलब कि क्या है कि महाभारत में समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, इसीलिए हम महाभारत को क्या बोलते हैं, एक गतिशील ग्रंथ बोलते हैं। अब यहाँ पे हम महाभारत को गतिशील ग्रंथ बोलने के पीछे बहुत सारे कारण बता सकते हैं। जैसे कि भाई महाभारत का जो विकास हो संस्कृत भाषा के साथ ही खत्म नहीं हुआ है, बल्कि महाभारत के जो अनेक पाठांतर है यानी कि उसके अनेक पाठ है उसको अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी कहानियों को समाहित कर लिया गया, जो नई नई कहानियाँ थी उसको जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इसकी जो मुख्य कथा जो है उसकी कई बार पुनर्व्याख्या की गई है, दोबारा से व्याख्या की गई, ठीक है। और महाभारत की अगर हम बात करें तो भाई महाभारत के प्रसंगों को यानी कि जो मेन जो चीज़ है महाभारत की उसको मूर्ति कला के माध्यम से दर्शाया गया है, उसको चित्रकला के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके अलावा महाभारत ने क्या किया, नाटकों के लिए, नृत्य कला के लिए भी विषय वस्तु प्रदान किया, यानी कि नाटकों के माध्यम से भी महाभारत को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है और नृत्य कला के माध्यम से भी महाभारत को प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप पॉइंट बता सकते हैं कि भाई महाभारत की रचना में 1000 से भी अधिक वर्ष का समय लगा है, महाभारत के अनेक लेखक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ बनाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे बता देंगे। आखिर में हम बात कर लेते हैं कि यार जो 600 ईसा पूर्व के समय काल में जो ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे यानी कि वर्ण व्यवस्था के नियम बनाए थे, क्या सदैव उसका पालन उस समय होता था? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान क्या ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन हमेशा होता था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यार ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम का पालन हमेशा नहीं होता था। बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको। जैसे कि हम सातवाहन रानियों की बात करें, ठीक है, तो सातवाहन रानियों ने क्या किया था, विवाह के पश्चात भी अपने पिता के गोत्र को ही अपनाए रखा था। नियम क्या था, गोत्र का नियम ही कहता है ना कि भाई विवाह के पश्चात क्या करना होगा, पति के गोत्र को अपनाना होगा स्त्रियों को, लेकिन सातवाहन रानियों ने ऐसा
नहीं किया था। इसके अलावा सातवाहन जो मतलब एक तरीके से शासक थे या सातवाहन जो राजा वगैरह थे वो क्या करते थे, एक ही गोत्र में विवाह संबंध भी स्थापित किया करते थे। इसके अलावा हम राजाओं की बात करते हैं। भाई राजा बनने का अधिकार किसको था, केवल क्षत्रिय वर्ग को ही राजा बनने का अधिकार था, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजवंश आप देखेंगे भारतीय इतिहास में, जैसे कि हम मौर्य वंश की बात करते हैं, हम सातवाहन की बात करते हैं, तो सातवाहन ब्राह्मण थे, मौर्य निम्न कुल के माने जाते हैं, लेकिन वो भी राजा बने थे। तो राजा बनने के लिए भी क्षत्रिय वर्ग से होना जरूरी नहीं था। यहाँ पे भी नियम का उल्लंघन मिलता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा हम जंगली लोगों की बात कर सकते हैं, जो पशु पालन करते थे, शिकार करते थे, जो जंगलों में रहते थे। क्या उनके ऊपर ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए किसी नियम का पालन मतलब नियम का पालन वो करवा सकते थे उनसे, या वो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते थे? नहीं करते थे। जंगली इलाके में ब्राह्मणों के नियम का कोई असर नहीं देखने को मिलता था। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं चांडालों की। कई बार क्या हुआ, बहुत सारे चांडालों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यार उनकी जिंदगी बद से बदतर हो रखी थी, तो उन्होंने वो नियम को मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हैं जो इस बात को दर्शाता है कि धर्मशास्त्रों में बनाए गए जो नियम थे, यानी कि वर्ण व्यवस्था के जो नियम ब्राह्मणों ने बनाए थे, उसका पालन भारतीय इतिहास में हमेशा नहीं होता था, उसका उल्लंघन भी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आप इसमें बता सकते हैं जो मैंने शायद बताना भूल गया, कि संपत्ति पे अधिकार केवल पुरुषों को ही रखने का था। मतलब कि एक तरीके से हम बात करते हैं कि जो भूमि दान करने का अधिकार, मैं बता सकता हूँ, भूमि दान करने का अधिकार किसको था, सिर्फ पुरुषों को था। लेकिन प्रभावती गुप्त का एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता सकते हैं कि महिला होती है, उसने क्या किया था, भूमि का दान किया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ये थर्ड चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं जो बताने लायक है। बाकी बॉक्स जो है ना, जो भी बुक के अंदर जो भी बॉक्स दे रखे हैं, उसके ऊपर मैं अलग से ही हर एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा और हर एक चैप्टर की बॉक्स की वीडियो अलग से बना दूंगा, तो बॉक्स भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैप की वीडियो मैं बना चुका हूँ, MCQ की वीडियो भी बना चुका हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यार वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।